नमस्कार। साथी सक्सेस सेंटर मैथ्स की क्लासेस चल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की विशेष तैयारी हेतु विशेष विषय वस्तु से विशेष सामग्री के माध्यम से आपको अवगत कराया जा रहा है। मैं महेंद्र स्वामी, कई दिनों से एक लगातार मैथ्स की क्लास चल रही है। अपन कल की पिछली क्लास में पिछली क्लास में क्षेत्रमिति पार्ट को अपनों ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपने बड़ी गहराई से आयत और वर्ग विषय वस्तु को मतलब क्या क्या उसमें अपने को आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, दोनों बातों के मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिए थे। आयत की जब अपन बात करेंगे या 2D आकृतियों की अपन बात करेंगे तो 2D आकृतियों में केवल और केवल परिमाप और क्षेत्रफल ही निकाला जा सकता है। आयतन द्विविमीय आकृतियों का निकलना संभव नहीं होगा। ठीक है, कल अपनों ने स्टार्ट किया था आयत को। आयत में अपनों ने आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, जो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट थे, विकर्ण से संबंधित प्रमेय थ्योरम्स जो है उन पे अपनों ने चर्चा की थी। आयत से अपन वर्ग पे पहुंचे थे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण वो अपनों ने निकाला था। उसके बावजूद अपनों ने वर्ग के विकर्ण से संबंधित प्रमेय की बात की थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय जो है इस टॉपिक में, बहुत छोटा टॉपिक है वर्ग, बहुत छोटा विषय वस्तु है वर्ग, मगर इसमें एक सबसे बड़ी काम की बात यह है जिसपे अपने से ट्रू फॉल्स के रूप में क्वेश्चन में एक लाइन दे दी जाती है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना अपने को। आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं परंतु कम समकोण पे कदापि समद्विभाजित नहीं करते हैं। आयत के विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां विकर्ण कटेंगे वो बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा, परंतु जहां वर्ग के दो विकर्ण आपस में कटेंगे वहां पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बढ़ जाएगा। ये एक बहुत विशेष बात है, इस पर काफी बार बड़ा डीपली क्वेश्चन जब पूछते हैं अपने को तो उस ये लाइन दे दी जाती है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। आज अपन शुरू करेंगे वृत्त, ठीक है ना। वृत्त के बारे में अपन चर्चा करते हैं ना, वृत्त के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत छोटी क्लास में अगर अपन वृत्त को पढ़ाया जाता है ना तो अपने को क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन से पढ़ाया जाता है। वाकायदा अपने को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए समझ में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो वृत्त कहलाता है। शब्दों को ध्यान से समझना। किसी निश्चित बिंदु से, यानी देखो निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु से तात्पर्य क्या आता है, प्रकार की नोब को आप जिस जगह पर कागज के संपर्क में लाओगे वो आपका निश्चित बिंदु। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी से मतलब इससे ये समान दूरी, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु बताया है वो आकृति जो बन गई है वो अपना क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त में बहुत से शब्द अपने काम में लिए हैं, इन शब्दों को समझो। जो निश्चित बिंदु आपने लिया है इस ड्राइंग को बनाने के लिए, जो निश्चित बिंदु आपने लिया है, इस निश्चित बिंदु को अपन वृत्त का केंद्र बोलते हैं। समझना ड्राइंग, ठीक है ना। उदाहरण में देखो, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बताता हूं मैं आपको जो आपको याद रखना है। उदाहरण के रूप में आपको याद रखना है चूड़ी, उदाहरण के रूप में आपको याद रखना है रोटी। अब चूड़ी में रोटी में क्या डिफरेंस है ये भी समझना बात को। चूड़ी में जो मटेरियल लगा हुआ है वो केवल और केवल किनारे पे लगा हुआ है, आपकी बाउंड्री पे लगा हुआ है, यहां मटेरियल है, बाकी हिस्सा फ्री है। चूड़ी में जो आपको मटेरियल लगा हुआ है ना, केवल और केवल बाउंड्री पर मटेरियल लगा हुआ है, बाकी आपका हिस्सा फ्री है। जबकि रोटी में क्या है, रोटी में जो आपका आटा लगा हुआ है, गूंदा हुआ जो आटा लगा हुआ है वो बराबर 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 सब जगह बराबर बराबर है, सब जगह बराबर बराबर है। दोनों वृत्त के पार्ट, दोनों 2D के पार्ट है। समझना बात को ध्यान से। चूड़ी में रोटी में क्या डिफरेंस है, मैंने ज्यादातर मैं क्लासों में यही उदाहरण देता हूं, समझना पड़ेगा आपको। चूड़ी हो गया, आपके हाथ का कड़ा हो गया, उसमें जो आपका मटेरियल लगा हुआ है वो केवल और केवल जैसे शीशा लगा हुआ है वो केवल केवल क्या लगा हुआ है, परिधि पे लगा हुआ है। जबकि रोटी है वृत्ताकार आकृति, जो आटा आपका लगा हुआ है वो सारा का सारा एरिया कवर कर रहा है आपका। समझ रहे हो बात को। वृत्त का केंद्र, जिस निश्चित बिंदु की अपने जो परिभाषा अपने दी, जिस निश्चित बिंदु को अपने लिया वो निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसमें अपने परिभाषा में एक शब्द दिया था बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ।
तो जो भी बिंदुओं का बिंदुपथ है, जिन बिंदुओं से मिलकर ये लाइन बनी है, ये देखो ये जो बना है, जहां मैं अभी देखो बिंदु डॉट डॉट करके जानबूझकर आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पे चला रहा हूं मैं पेन को, ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ है ये केवल और केवल बाउंड्री है जो ये परिधि। इसके बावजूद बहुत छोटे बच्चे अगर मान लो इस वीडियो को देख रहे हैं जी, जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। आप क्रिकेट का मैच जरूर देखते होंगे। क्रिकेट के मैच में ग्राउंड में जो आपकी बाउंड्री बनी हुई है, जो रस्सी है जहां गेंद आपकी टकराती है, तब अपन चौका छक्का जो क्रॉस करके कई बार कैच लेते समय अपन रस्सी के इधर जाते हैं, वापस भाग के इधर आते हैं, कैच को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। वो आपकी जो बाउंड्री है वो वृत्त की परिधि है। समझ रहे हो बात को? परिधि क्या है? ये आपकी परिधि है। परिभाषा पे दोबारा जाओ, गहराई से जाओ, गहराई से समझने की कोशिश करो। परिभाषा को यूं मत सोचो कि रटनी है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या परिभाषा है? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। अब अपन इस समान दूरी को लेंगे। क्या ये समान दूरी? ये समान दूरी जो शब्द काम में लिया है, इस पर और जाएंगे अपन, इसको भी मैं बताऊंगा क्या है। निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु जो मैंने भाषण लिया उसको मैंने नाम दे दिया देखो केंद्र। आप क्या करोगे? आप कभी वृत्त बना के देखो, कोई वृत्ताकार आकृति बना के देखो। क्या करते हो? प्रकार में पेंसिल डाल के प्रकार की नोक को कागज के किसी न किसी पॉइंट के संपर्क में लाते हो आप। पहले आप कभी भी गौर करना, अभी गौर कर लो भली, आप प्रकार से वृत्त बना के देखो, प्रकार की नोब आपके कागज के संपर्क में सबसे पहले आएगी। जिस निश्चित बिंदु पर वो नोब टच हुई ना, वो वृत्त का केंद्र है। आई बात में? और उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, जो रस्सी बाउंड्री घास के मैदान के चारों तरफ लगी हुई है, ये आपकी परिधि है। वही परिभाषा वही है, किसी एक निश्चित वही परिमाप परिविधि एक ही शब्द मैंने बताया था, केवल नाम बदला अपने। यहां से मैंने शुरू किया और घूम फिर गया, वापस क्या हुआ? यही आ गया। एक चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ ग्राउंड का? धावक जो रनिंग करते हैं ग्राउंड के चारों तरफ, सोच के देखना कैसे करते हो, समझ रहे हो? अब क्या हुआ? अब अपन क्या दिया कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। समान दूरी, ये देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये सब क्या है? ये सब त्रिज्या है। अब मैंने स्मॉल आर यूज में ले लिया। क्यों? क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या, रेडियस रेडियस, इंग्लिश वर्ड। देखो मैथ्स में क्या है, जो आप हिंदी में यूज वर्ड ले रहे हो उसका इंग्लिश वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो अलग आपको सीखना है। रेडियस आपको पता नहीं है, आप ग्रामीण इलाके को वैसा रेडियस ना पढ़ो, वहां तो त्रिज्या पढ़ो, वहां तो ऐसे नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेडियस शब्द अपने यूज ले लिया। आर, आर क्या है? त्रिज्या। अब कितनी त्रिज्याएं बन सकती है? अनंत त्रिज्याएं बन सकती है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। वृत्त को बहुत मोटा मोटी लिया अपनों। क्या क्या लिया? वृत्त की डेफिनेशन ली। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाएगी। समान दूरी उस निश्चित बिंदु से, देखो अब ऐसे समझ लो, ये वृत्त अपना, ये निश्चित बिंदु केंद्र, और इस केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, इसको क्या कह देंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या की डेफिनेशन पर अपने भाषा में कैसे भी देखते हैं। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये अपना आ रहा है, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या है? अब व्यास एक नया शब्द यूज में ले लिया मैंने, ठीक है ना। व्यास शब्द यूज में लूंगा मैं, जीवा शब्द यूज में लूंगा मैं। जो जो वृत्त से संबंधित मेरे को बताना है, बताना ही पड़ेगा ना। व्यास क्या है? व्यास क्या डेफिनेशन है? त्रिज्या का व्यास का आपस में क्या रिश्ता है? ध्यान रखना पड़ेगा। व्यास की डेफिनेशन क्या है? पहले अपन जीवा की डेफिनेशन समझे, जीवा से व्यास पे आते हैं अपन। देखो जीवा पे आओ, जीवा पे आने के लिए अपने पेज नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या शब्द यूज में ले लिए अपनों, एक अलग से वृत्त बना लेते हैं। अपनों क्या क्या शब्द काम में ले लिए? एक अपना शब्द काम में ले लिया केंद्र, एक अपना शब्द काम में ले लिया परिधि, एक शब्द अपनों ने काम में ले लिया त्रिज्या। कौन सा ले लिया था? अब मैंने एक नया शब्द लिया जीवा। क्या शब्द लिया है काम में? जीवा। क्या होती है जीवा? वृत्त की परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो आप, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दो। किसकी किन दो बिंदुओं को? परिधि के। ये मान लो अपनी परिधि है और परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को, ये देखो ये केंद्र हो गया, समझना बात को, वापस समझा रहा हूं। केंद्र ये अपना परिधि हो गया, ठीक है। और ये केंद्र को मिलाने में रेखा, ये क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई।
अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जीवा की। ये पी क्यू क्या है, मेरी जीवा है। संबंध आप जीवा को क्या है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिला दो, वो क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। जीवाओं में क्या होगा कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो वृत्त का व्यास होती है। कैसे होती है, देखो अपन ये बनाते हैं, ये जीवा है, ये जीवा है, सब जीवाएं चलती है, देखो चल रही है, चलते रहने दो। इसको मान के चलते हैं केंद्र ये है एक बार, ठीक है। अब आप इसकी मैक्सिमम लंबाई देखो, जो केंद्र है ना, उससे जो जीवा जा रही है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। नया वर्ड है एक अपने सामने, जीवा समझ आ गया ना। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, देखो सब जगह परिधि के दो बिंदु मिले हुए हैं आपस में। यहाँ एक स्पेशल जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है। बाकी सारी जीवाएं देखो आप, जो बाकी सभी जीवाएं मतलब बाकी सभी रेखाएं देखो आप, केवल और केवल जीवाएं हैं। केंद्र से जो जाके होके जाएगी ना जीवा, उसका नया नाम है। उसका नया नाम क्या है, उसका नया नाम व्यास है। समझना बात को, समझो। त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है और व्यास क्या है। त्रिज्या केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, केवल केंद्र को परिधि से मिलाना है, कहीं से मिला दो त्रिज्या आ जाएगी। जीवा क्या है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, जीवा आ जाएगी। व्यास क्या है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। शर्त डाल दी मैंने इस बार, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन जो है, देखो इसमें एक नाम लिख देता हूं, मैंने नाम लिख दिया एबी। एबी लाइन एक ऐसी मात्र लाइन है, ऐसी जीवा है जो क्या कर रही है, जीवा की शर्त को भी फॉलो कर रही है और व्यास की शर्त को भी फॉलो कर रही है। जीवा की शर्त क्यों फॉलो कर रही है, जीवा की शर्त इतनी थी कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना है। यहाँ पे भी देखो परिधि के दो बिंदु मिले हुए, यहाँ पे देखो अलग से बना देते अपन। यहाँ पे ये जो केंद्र ये रहा, तो ये परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रही है, बिल्कुल मिला रही है। मिला रही कि नहीं मिला रही, जीवा तो ही नो डाउट जीवा है, परंतु इसको इस जीवा का स्पेशलाइजेशन होने के कारण से एक नया नाम दिया गया, वो नाम था व्यास। स्पेशलाइजेशन क्या है इसके अंदर, कि ये एक मात्र ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रही है। तो अपन व्यास को एक नया तरीके से डिफाइन करेंगे कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। जोड़ लगाए, देखो मैंने कहा जोड़ गए, केंद्र से होकर गुजरना जरूरी है। अगर वो केंद्र से होकर गुजर रही है तो व्यास है, ठीक है। तो ए बी अपना क्या है, वृत्त का व्यास है। अब जीवा और व्यास के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, प्रत्येक व्यास जीवा है, परंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ आई। प्रत्येक व्यास कोई भी हो जीवा है, 100% जीवा है वो, परंतु जीवा कोई भी हो वो व्यास हो ये जरूरी नहीं है। कैसे, मान लो ये भी तो क्या है, ये भी तो पी क्यू भी तो जीवा है, परंतु व्यास है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। समझ आई बात, तीनों शब्दों शब्द डिफरेंस समझ आया। त्रिज्या अलग चीज है, व्यास अलग चीज है, जीवा अलग चीज है। प्रत्येक व्यास जीवा है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जीवा व्यास हो। कौन सी जीवा व्यास होगी, वृत्त के अंदर खींची गई जीवों में सबसे मैक्सिमम लंबाई की जो जीवा होगी वो वृत्त का व्यास होगी। क्यों होगी, क्यों, क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरती है। क्योंकि व्यास की डेफिनेशन ये है, व्यास किसको बोलेंगे, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। क्लियर एकदम, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। वृत्त के कुछ एक शब्दों पर फिर आते हैं, त्रिज्या और व्यास में आपस में संबंध। देखो त्रिज्या और व्यास में आपस में संबंध बहुत इजी संबंध है। यहां से यहां तक लेके क्या है, त्रिज्या है, और यहां से इसी को समझते हैं अपन, यहां से यहां तक भी लेके क्या है, त्रिज्या है। यानी ओ अगर अपन केंद्र माने तो ओ ए क्या है, समझना बात को मेरी, ओ ए क्या है, रेडियस है। ओ बी क्या है, ओ बी भी रेडियस है कि नहीं है, क्लियर है। ओ ए की बात करूं त्रिज्या है, ओ बी की बात करूं त्रिज्या है, मगर ए बी की बात करूं, ए बी क्या है, ए बी व्यास है कि नहीं है, ए बी व्यास है, बिल्कुल क्लियर है। मगर ए बी अपने आप में क्या किससे मिलकर बना हुआ है, ए बी
किससे मिलकर बना हुआ है? देखो समझना ध्यान से, ओ से अगर सोचें तो ओ ए प्लस ओ बी से मिलकर बना हुआ है। ओ का अगर अपन मिड पॉइंट मान के चले, केंद्र लेके चले, तो ओ ए और ओ बी से मिलकर बना हुआ है। ओ ए और ए बी क्या है? ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और ये क्या है? व्यास को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर व्यास, ठीक है। डी बराबर क्या आ गया? आर प्लस आर, यानी डी बराबर क्या आ गया? 2r। भाषा में क्या बोला जाएगा? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देखो यहां पे भी एक बराबर के नियम में विरोधाभास स्थिति आती है, बच्चा बड़ा मिसगाइड होता है वहां पे। ये पिक्चर मैं आज क्लियर कर देता हूं ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। भाषा में क्या बोला कि व्यास है ना, व्यास किसका दुगना है? त्रिज्या का दुगना है। अब कई बार बच्चा खड़ा हो जाता है क्लास में कि भाई साहब आप कह रहे हो व्यास दुगना है, आपने दोनों की गुणा तो त्रिज्या की तरफ की है, ऐसा क्यों? समझना बात। मैंने क्या किया, यहां बराबर का चिन्ह लगाया, यहां 2 की गुणा की, अपन देखना बल्कि आप क्यों लिखा मिलता है व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, जबकि भाषा में क्या बोलते अपन? व्यास त्रिज्या का दुगना है। देखो समझना बात को, बहुत छोटा एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। मेरी जेब में, महेंद्र में, मेरी जेब में 100 का नोट, आप नाम लग लेते हैं, ये मान लो मेरे सामने बैठी सीता, इसकी जेब में 50 रुपए। भाषा में क्या बोला जाएगा? महेंद्र के पास सीता से दुगने रुपए हैं। भगवान के घर से डबल है ऑटोमेटिक, इसीलिए रुपए से उदाहरण समझा रहा हूं। मैं और सीता बराबर है क्या रुपए के मामले में? नहीं है। क्या महेंद्र की पोजीशन है ना, वो सीता से डबल है रुपए के मामले में। महेंद्र के पास 100 का नोट है और सीता के पास 50 का नोट है। अपन क्या कर रहे हैं? इसको कागज पर व्यक्त कर रहे हैं, बराबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट बराबर कर रहे हैं। बराबर है क्या? मैंने कभी नहीं बोला कि महेंद्र और सीता के पास बराबर रुपए हैं, रामायण ही नहीं होती। मैंने क्या बोला? महेंद्र के पास सीता से दुगने रुपए हैं, कागज में बराबर कर रहे हैं। 2 गुना मेरे पास भगवान के घर से पहले से ही है, इसलिए 2 किधर देना पड़ेगा? सीता की तरफ देना पड़ेगा। इसलिए उम्र संबंधित जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, पिता की आयु पुत्र की 3 गुणी है। अब कई बार बच्चा कहता है वैसा पिता की 3 गुणी, इधर 3 लगवा रहा है, इधर 3 नहीं लगेगा। बाप और बेटा कभी बराबर हो सकते क्या उम्र में? नेचुरल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, असंभव है। उसको अपन कागज में क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? दोबारा समझाता हूं। देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुणी है, मिलेगी ये लाइन आपको। जहां जहां समस्या आ रही मैं क्लियर करके चल रहा हूं। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुणी है। कौन 3 गुणा है? पिता 3 गुणा है, ऑटोमेटिक पहले से ही है, मेरे कहने से नहीं है। पिता 3 गुणा है ऑटोमेटिक। तो कागज में क्या कर रहे हो? बाप बेटे को बराबर कर रहे हो। संभव है क्या बाप बेटे की उम्र बराबर होना? संभव नहीं है। रुपए तो बराबर होना संभव है, उम्र तो नेचुरल संभव नहीं हो सकती कि बाप और बेटे की उम्र बराबर हो, संभव नहीं है, संभव नहीं है। कौन 3 गुणा है? पिताजी 3 गुणा है। बराबर करने के लिए किसको 3 की गुणा करोगे? बेटे को 3 की गुणा करोगे। तो यहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई साहब 3 गुणा तो आप भाषा में तो इधर बोल रहे हो ना 3 गुणा है। अरे बिल्कुल बोल रहा हूं मैं, भाषा में 3 गुणा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुणी है, भाषा में बोल रहा हूं। आपको सवालों में यही मिलेगा, मगर 3 की गुणा पिता की तरफ मत कर देना। 3 की गुणा किधर करोगे? पुत्र की तरफ करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि बाप बेटे को अपन बराबर ला रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, बाप मान लो 30 साल का है और बेटा 10 साल का है। भाषा में क्या बोलेंगे? पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुणी है कि नहीं है? है। बराबर है क्या? नहीं है। अपन क्या करते हैं? बराबर करना चाह रहे हैं इनको, तो 3 की गुणा किधर करोगे? बेटे की तरफ करोगे, तभी तो बराबर होगा। बात समझ आई? अब मैंने क्या बोला? यहां गाड़ी रोकी, जाने से वापस स्टार्ट करते हैं कि जो व्यास है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 किधर की तरफ जाएगा? त्रिज्या की तरफ जाएगा। कंफ्यूज मत हो ना। जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, उन्हीं चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2-2 मिनट 3-3 मिनट एग्जाम्पल से छोटी से छोटी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अपन जब जैसे ही समीकरण अपने विषय वस्तु संबंधित वाले उम्र संबंधित क्वेश्चन करेंगे, अपन रुपए के क्वेश्चन करेंगे, अपन कितने क्वेश्चन बच्चे के सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, समझो, परिणाम की कोशिश करेंगे अपन। उस वक्त अपन क्या बराबर का चिन्ह करेंगे। जब कभी भी बराबर का चिन्ह अपन अपनी तरफ से लेते हैं तब अपने को उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन कल इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। अपनों ने 4-5 शब्द पढ़े, केंद्र पढ़ा, परिधि पढ़ी, त्रिज्या पढ़ी, व्यास पढ़ा, जीवा पढ़ी। नेक्स्ट इस क्लास को अपन और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।